पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि एक एंसेस्टर था, उसके कुछ बंदे होते हैं जो वांग लिन के पास आए हुए थे उसको पकड़ने के लिए, क्योंकि एंसेस्टर ये काम करता है कि उसके पास ना एक सेलेस्टियल सीड होती है, वो किसी के अंदर भी सेलेस्टियल सीड डाल देना तो उसके बाद वो उस बंदे को कंट्रोल कर सकता है। तो एंसेस्टर का मकसद ये था कि वो वांग लिन के अंदर भी वो सीड डाल देगा, उसके बाद वांग लिन उसका गुलाम हो जाएगा। पर अब वांग लिन को ऐसा गुलाम बना ले, ऐसा थोड़ी ना कोई कर सकता है। इस वजह से जितने भी लोग यहाँ पर वांग लिन को पकड़ने के लिए आए हुए थे ना, वांग लिन उनकी वाट लगा चुका था, वो उनको बहुत मारता है, मार मार कर वो उनकी हालत खराब कर चुका था। और उसके बाद वांग लिन डिसाइड कर लेता है कि जिसने भी यहाँ मुझे सुपारी देने की कोशिश की है, यानी कि मुझे मारने की कोशिश की थी, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। वो उन्हीं में से एक बंदे से उस एंसेस्टर की लोकेशन निकालता है कि वो असल में रहता कहाँ है। इसके बाद वांग लिन उस एंसेस्टर की वाट लगाने के लिए जा चुका था, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम एक महल का सीन देखते हैं, जो कि असल में उसी एंसेस्टर का था और यहाँ पर ही रहकर ना वो मजे वगैरह किया करता है। महल तो काफी शानदार था, वहाँ पर कुछ लड़कियां होती हैं जो डांस वगैरह कर रही थी ताकि उस एंसेस्टर को एंटरटेन कर सके। इन लड़कियों का डांस भी बहुत ज्यादा लाजवाब था और उनका डांस आराम से वो एंसेस्टर देख रहा होता है, जो कि बहुत ही बचकानी सी हाइट का था। वो ठरकी एंसेस्टर यहाँ पर कहने लग जाता है कि इन तीनों लड़कियों की सुंदरता तो देखो, क्या कमाल की है, मैं तो दीवाना हो चुका हूँ इन तीनों का। तुम इतनी ज्यादा सुंदर होगी, तुम्हें तो यहाँ पर मुझे रिवॉर्ड देना चाहिए, मैं तुम्हें आज अच्छे भले रिवॉर्ड देने वाला हूँ। तो वो तीनों लड़कियां कहती है कि हमारा काम ही है आपको एंटरटेन करना और हमारे एंटरटेन करने से आपको खुशी हुई, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तो रिवॉर्ड देने के चक्कर में ना वो जो एंसेस्टर होता है एक लड़की को अपने पास बुलाता है और उसको अपनी जांग पर बिठा लेता है और कहता है कि तुमने आज मुझे बहुत अच्छे से एंटरटेन किया, तो तुम्हें भी अच्छा वाला रिवॉर्ड मिलेगा। इसके बाद वो उस लड़की की और बाकी की जो दोनों लड़कियां थी जहाँ पर डांस कर रही थी, उन सभी के भी स्पिरिचुअल ऑरा को अपने अंदर एब्सॉर्ब करना शुरू कर देता है। ऐसा लग रहा था कि वो उनकी पावर को निचोड़ है और इस तरह से वो उनकी जान तक ले लेगा। उन लड़कियों को तकलीफ तो हो रही थी, लेकिन फिर भी वो ना इस जंगल से बाहर नहीं निकल पा रही होती है। ऐसा लग रहा था कि उनको पोजेस करके रखा गया है उसी एंसेस्टर द्वारा। लेकिन उसकी मौत बनकर ना वहां पर वांग लिन आकर पहुंच चुका था। वो सीधा उस महल के पास आ जाता है जहाँ पर और भी कई सारे लोग मौजूद थे। ये पूरा एक सेक्ट था, तो यहाँ पर काफी सारे डिसाइपल वगैरह पहले से ही मौजूद थे। वांग लिन कहता है कि जरा देखो तो इस महल को, यहाँ के जो दीवारें वगैरह है ना वो भी सेलेस्टियल स्टोन वगैरह से बनी हुई है। ऐसा लग रहा है कि मैं सेलेस्टियल रैम के अंदर ना एक बार फिर से आ चुका हूँ, जो कि पहले वाला तो डिस्ट्रॉय हो चुका था, लेकिन ये वाला बिल्कुल अच्छी कंडीशन में है। ये एंसेस्टर सेलेस्टियल चीजें लाता कहाँ से है? यहाँ पर जितने भी डिसाइपल वगैरह थे ना, वांग लिन उनमें नोटिस करता है कि सभी किसी तरह के अजीब से ना ट्रैप से बंधे हुए, उनके गले में छोटा सा फॉर्मेशन लगा है और उसकी मदद से वो सारे डिसाइपल ट्रैप है। तभी वांग लिन के पास एक बंदा आता है जो कि वांग लिन के ही सेट का था, लेकिन वांग लिन अपना वो पर्पल पवेलियन का डिसाइपल है ना, तो ये वाला बंदा होता है ब्लू पवेलियन से। वो वांग लिन को देखकर कहता है कि अरे वांग लिन, मैंने तुम्हें सोचा नहीं था कि तुम यहाँ पर मुझे मिलोगे। हमारी मुलाकात क्या अनएक्सपेक्टेड रही। जब तुम अपना सेट के अंदर परफॉर्मेंस दिखा रहे थे ना, तो मैं देखने के लिए वहां पर मौजूद था। मैंने तुम्हारी पावर देखी, तुम्हारा टैलेंट देखा, तुम बड़े कमाल के हो। तो वांग लिन कहता है कि जब तुम तियानयुआन सेक्ट से आते हो तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? यहाँ पर रहकर तुम्हें क्या ही मिलने वाला है? ये जगह तो मुझे कुछ खास लग नहीं रही। तो वो बंदा कहता है कि तुम नहीं जानते इस जगह को, लेकिन ये जगह ना बहुत ज्यादा कमाल की है। यहाँ पर काफी सारी मिस्टीरियस चीजें हैं और अपॉर्चुनिटी भी बहुत सारी है। अगर तुम्हें डीमन स्पिरिट लैंड के किसी भी खास जगह पर जाना है ना, जब वहाँ की किसी भी अपॉर्चुनिटी को हासिल करना है, तो यहीं से जाने का रास्ता होता है। क्योंकि इस जगह को बनाने वाला ना एक एंसेस्टर है और वो एंसेस्टर इतना ज्यादा कमाल का है जिसकी पावर का तुम हिसाब भी नहीं लगा सकते। वो खुद अपर रैम से उड़कर यहाँ पर आया, इतना कमाल का, इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये सारी की सारी चीजें उसी के कंट्रोल में आती हैं और जिसको चाहे वो अपॉर्चुनिटी वगैरह दे सकता है। उसकी एक झलक पालो ना तो तुम यहाँ पर कहाँ से कहाँ पहुंच जाओगे। ये तो खाली यहाँ पर एंसेस्टर की तारीफ कर रहा था, मानो कि इसको भी एंसेस्टर ने अपना गुलाम बना कर रखा हुआ है ताकि जो भी आए ना यहाँ पर वो खाली उसकी तारीफ करे। वो बंदा वांग लिन से कहता है कि वांग लिन, तुम भी मेरे एंसेस्टर के बारे में सुनते हुए ही यहाँ पर आए हो ना, उनकी तारीफें सुनते हुए आए हो ताकि वो तुम पर भी थोड़ा सा रहम कर दें। तो वांग लिन कहता है कि आजकल के टाइम पे ना ऐसे अचकाने बचकाने बुढ़ाऊ लोग भी अपने आप को एंसेस्टर कहलाने लग गए। इन एंसेस्टर का तो गेम मुझे ही बजाना पड़ेगा। तो ये सुनकर जितने भी बंदे वहां पर मौजूद है ना, उनके दिमाग में आग लग जाती है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई जो तूने हमारे एंसेस्टर को इस तरह से बेइज्जत किया। हम तुम्हें छोड़ने वाले नहीं है। वो सारे के सारे लोग अपनी पावर का यूज करते हुए वांग लिन के ऊपर अटैक करने लग गए थे ताकि वो वांग लिन की जान ले सके, लेकिन वांग लिन तुरंत अपना प्रोटेक्शन बैरियर क्रिएट कर लेता है, जिस वजह से एक भी अटैक उसको लग ही नहीं पाता। वो एक ही सेकंड के अंदर सारे के सारे बंदों की वाट लगा देता। जितने भी लोग यहाँ पर आए थे ना, सब की वाट लग चुकी थी, कोई यहाँ पर कुछ कर ही नहीं पाया। तो बंदा कहता है कि तूने यहाँ पर एंसेस्टर से पंगा लिया ना, तू बचेगा नहीं, यही तेरा कब्रिस्तान बनेगा, यहीं पे तेरी कब्र को गाड़ दिया जाएगा, कोई नहीं बचने वाला। देखते ही देखते वहां पर एक अजीब सी स्पिरिट भी आ चुकी थी जो कि गार्डियन स्पिरिट होती है इस महल की। और यहाँ पर आने के बाद वो वांग लिन से काफी ज्यादा गुस्सा थी कि वांग लिन की हिम्मत कैसे हुई जो उसने यहाँ पर इतने सारे लोगों के ऊपर अटैक किया। वो तुरंत ही यहाँ पर वांग लिन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन वांग लिन एक उंगली से ही ना उसके स्वॉर्ड को वहां पर रोक लेता है और कहने लग जाता है कि ये कोई गार्डियन की स्पिरिट नहीं है, ये एक सिर्फ पपेट है जिसके पास उसका खुद का शरीर भी नहीं है। और तुम्हें क्या लगता है कि मेरा एक बाल तक बाका कर पाएगा? कुछ नहीं कर सकता ये बिना। तो वांग लिन ने उसके अटैक को तो एक सेकंड के अंदर ही रोक दिया था और एक ही सेकंड के अंदर वो उसको वहां पर डिस्ट्रॉय करके रख देता है। उसकी भी जान जा चुकी थी। इसके बाद वांग लिन जो था ना, वो उस एंसेस्टर के महल के दरवाजे के पास आता है और उससे कहने लग जाता है कि मैंने इतना बखेड़ा कर दिया यहाँ पर, लेकिन अभी तक इसके अंदर जिगर नहीं है कि टूट कर बाहर आए और जरा मुझसे मिलकर तो देखे। तो उस एंसेस्टर की वहां पर आवाज आती है और कहने लग जाता है कि आखिर किसके अंदर हिम्मत हुई जिसने मेरे महल
महल के अंदर घुसकर मुझसे ललकार लगाने की कोशिश की है। जिंदगी प्यारी नहीं है क्या उसको? तो वांग लिन कहता है कि मुझे इतनी जल्दी भूल गया, तू स्काई डिमन कंट्री के अंदर अपने बंदों को भेजा था मुझ पर अटैक करने के लिए, उसके बाद तू एक बार फिर से कल के दिन कुछ अपने साथियों को भेजा ताकि वो लोग मुझे लेकर तेरे पास आ सकें, लेकिन मैंने उनकी जान ले ली। तू जब इतना मुझ पर अटैक करवाने की कोशिश कर सकता है तो मुझे भूल कैसे सकता है? तो तब जाकर उस एंसेस्टर को समझ में आता है कि अरे बाप रे, ये तो वांग लिन है, मुझे तो पता ही नहीं था, ये तो पहले से कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग हो गया, मुझे तो लगा था कि इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। तो वो यहाँ पर ना थोड़ा सा बहाना करने लग जाता है और कहता है कि अरे साथी कल्टीवेटर वांग लिन, ये ना थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने ज्यादा कमाल के हो और तुम ही वांग लिन हो। मैंने तो अपने बंदों को भेजा था किसी और वांग लिन के ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन उन्होंने तुम्हारे पर कर दिया, ये थोड़ी सी गलती हो गई। तो जो हमने गलती की थी इसके बदले तुमने ना मेरे उस टाइम एक गार्ड को मारा था और अभी एक और गार्ड की स्पिरिट को मारा है, तो हम हिसाब बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ से रिटर्न चले जाए, अपना मैटर रात से खत्म होता है। एंसेस्टर की तो वांग लिन का ऑरा देखकर, उसकी पावर देखकर ही फट चुकी थी। एंसेस्टर कहता है कि बोल क्या बोलता है, सही लगा ना मेरा ये ऑफर, अपना दुश्मन यहाँ से खत्म करते हैं, तो अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। कमाल का आइडिया है ना। वो जो लड़की वहां पर खड़ी थी एंसेस्टर के साथ, वो कहती है कि आप तो असेंडेंट रैम के मिड स्टेज पे मौजूद है, लेकिन फिर भी आप इतना घबरा क्यों गए इस बंदे से? जाकर एक अटैक में उसकी जान ले लीजिए ना, वो तो वैसे भी असेंडेंट रैम के मिड स्टेज पे है ही नहीं। ये सुनकर वो एंसेस्टर भी गुस्सा हो जाता है कि अरे तुम अपनी मूव बंद करो, तुम नहीं जानते कि ये बंदा है कौन। तो वांग लिन कहता है कि सिर्फ तेरे अभी मैंने 2 गार्ड को मारा है, तूने तो मेरी जान लेने की कोशिश की थी, किस एंगल से ये हिसाब बराबर होता है? अभी तक तो हिसाब का 2% भी बराबर नहीं हुआ। तो ये सुनकर वो जो एंसेस्टर था ना, वो गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि मैंने तुझे मौका दिया था कि तू अपनी जान बचा सकता है, लेकिन नहीं, तूने यहाँ पर अब मुझे गुस्सा दिला दिया, मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। वो तुरंत अपने जितने भी बाकी के गार्ड्स वगैरह थे ना, वो सभी को समन करना शुरू कर देता है। उसके पास टोटल 9 गार्ड थे, जिसमें से 2 तो मर चुके थे, अब बचे हुए थे 7, तो वो सातों के सातों को वहां पर समन कर चुका था, जो मर्ज होकर आपस में एक बहुत ही जैड और एक कमाल की स्पिरिट को समन कर जाते हैं। एंसेस्टर यहाँ पर कहने लग जाता है कि मैं सेलेस्टियल रैम से आया हूँ, जब सेलेस्टियल रैम बर्बाद हुआ था ना, तो बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर मैं यहाँ पर आ पाया। वो भी यहाँ पर आने के बाद मैंने खुद का फायदा कभी नहीं देखा, मैं तो खाली बाकियों का ही फायदा देखता, उनको एनलाइट करता, उनको कल्टीवेशन के टिप्स वगैरह देता हूँ और उनको प्रोग्रेस करने में हेल्प करता हूँ, लेकिन देखो लोगों को अच्छाई पसंद ही नहीं आती है। वांग लिन आखिरी मौका दे रहा हूँ, अगर तू यहाँ पर अपने आप को सरेंडर करता है तो तू बचेगा, वरना बहुत बुरा हाल करूंगा मैं तेरा, क्योंकि ये जो गार्ड्स वगैरह है ना, वो एक सेलेस्टियल टेक्निक है, वो तेरी जान ले लेंगे। तो वांग लिन कहता है कि सेलेस्टियल टेक्निक, अबे जा, ये सिर्फ एक इल्यूजन टेक्निक है। जो इमॉर्टल की स्पिरिट यहाँ पर बनी है ना, ये बिल्कुल एक वाहियात इल्यूजन है, मैं इसको अभी तोड़कर दिखाता हूं। वांग लिन तुरंत अपनी अंडरवर्ल्ड फिंगर टेक्निक का यूज करता है और उसका यूज करते हुए वो यहाँ पर उस इमॉर्टल की स्पिरिट को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। उसने अंडरवर्ल्ड रिवर भी समन कर लिया था, जिससे होता ये कि एक बार के अंदर ही सारा का सारा जो इमॉर्टल की स्पिरिट थी ना, वो गायब भी हो जाती है। सही कहा था वांग लिन ने, वो सिर्फ एक इल्यूजन था जो कि डराने के लिए रखा गया था, वो अटैक कुछ भी नहीं कर पाता, आधा से ज्यादा महल तक के टूट जाता है उसी अंडरवर्ल्ड रिवर टेक्निक की वजह से। वांग लिन कहता है कि तेरा इल्यूजन है तो कमाल का, लेकिन इससे ना कोई बच्चा डर जाता होगा, लेकिन मैं नहीं डरने वाला था। और वैसे भी तेरा जो असेंडेंट रन का मिड स्टेज है ना, वो एक्सटर्नल पावर की वजह से आया, मतलब कि तू बाहर से पावर लेता है, उसकी मदद से तू अपनी कल्टीवेशन इंक्रीज करता है, ना कि तेरा खुद का कोई डाउ हार्ट है या डाउ इंटेंट है जिसकी मदद से तूने अपनी कल्टीवेशन प्रोग्रेस की होगी, जिस तरह से मैंने की है। तो खाली दूसरों की पावर को छीन कर अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाता है, जो कि बहुत ही घटिया रास्ता है, और इस तरह के रास्ते को फॉलो करने वाले को ना मारना मेरी जिम्मेदारी है, और यही करने के लिए मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ। तो एंसेस्टर कहता है कि वांग लिन, तूने मुझे सब कुछ बर्बाद करके रखा, मेरे गार्ड्स को मार दिया, सब कुछ तोड़ दिया तूने, मैंने तुझे बचने का मौका भी दिया था, लेकिन जब तू नहीं मान रहा है ना, तो अब यहाँ पर तू मेरा सेलेस्टियल सीड का गुलाम बनेगा, मैं बाकियों की तरह तुझे भी अपना गुलाम बना दूंगा, तू वो बचने वाला नहीं है। वो तुरंत यहाँ पर अपनी सेलेस्टियल सीड को समन करने लग जाता है ताकि वांग लिन के अंदर उसको इम्प्लांट कर सके। इसके बाद होगा ये कि वांग लिन भी उसके कंट्रोल में चला जाएगा। वो जैसे जैसे अपने यहाँ पर सेलेस्टियल सीड को कंट्रोल में ले रहा होता है ना, जितने भी बंदे उसके पहले से गुलाम बने हुए उनको बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। एंसेस्टर कहता है कि बस एक पल के लिए भी मुझे मौका मिल जाए ना इस सीड को वांग लिन के अंदर इम्प्लांट करने का, बस फिर क्या रहेगा, उसके बाद वांग लिन मेरा गुलाम हो जाएगा, मैं उसको ऐसे आज तो जाने नहीं देने वाला। वो तुरंत वांग लिन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वांग लिन कहता है कि अरे ऐसा हो रहा तो मैंने पहले भी महसूस किया, ये तो वैसा ही है जब मैं एक बार सेलेस्टियल रैम में जा रहा था ना, तो वहां पर गुफा के अंदर मेरे एक बीस्ट के साथ सामना हुआ था, उसकी भी पावर इसी से मैच करती थी। तो वांग लिन तुरंत यहाँ पर अपना उसी तरह की बीस्ट को बाहर निकाल लेता है जो कि उस पावर को हैंडल कर सकता है, यानी कि वांग लिन का किलिन बीस्ट। ये बीस्ट भी उसको उसी गुफा में से मिला था ना, तो अब यहाँ पर वांग लिन तुरंत ही किलिन बीस्ट को बाहर निकाल चुका था, और जैसे वो आता ना दहाड़ मारने लग जाता है। एंसेस्टर पागल हो गया था कि भाई साहब मेरे हर अटैक का इसके पास तोड़ है, ये वांग लिन इंसान है कि है क्या ये? अब किलिन बीस्ट जमाने से कुछ खाया पिया नहीं था, उसको बहुत ज्यादा भूख लगी थी और वो बहुत ज्यादा गुस्से में भी होता है, लेकिन जब उसको सामने देखते हैं कि चलो एंसेस्टर खाना बनने के लिए तैयार है, तो वो सीधा उसकी पावर को निचोड़ना शुरू कर देता है। जैसे से ये हो रहा था ना, जितने भी बंदों को उस एंसेस्टर ने अपना गुलाम बना कर रखा था, उनके अंदर से भी पावर एंसेस्टर वाली खत्म होने लगी और वो उसकी गुलामी से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे थे। मतलब कि शायद अगर एंसेस्टर मर जाए तो उसके जितने भी गुलाम वगैरह हैं वो लोग भी ठीक हो जाएंगे। वो लड़की जो कि एंसेस्टर के साथ रहती है, वो कहती है कि मेरे साथ हो क्या रहा था, उस एंसेस्टर ने जब मुझ पर गुलाम बनाने की कोशिश की थी ना, मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि मेरे साथ असल में हो क्या रहा है, और अभी भी क्या हो रहा है मेरे साथ मुझे कुछ समझ में आ ही नहीं रहा। तो उस एंसेस्टर की जितनी भी सीड वगैरह की पावर थी और जो भी पावर वगैरह थी ना, सबको अच्छे से निकलने के बाद, डकार मारने के बाद किलिन बीस्ट तो खुश हो चुका था कि चलो बड़े दिन बाद बाहर निकल कर आया, लेकिन पेट अच्छे से भर गया।
एंसेस्टर कहता है कि नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, मैंने इतने 100 सालों लगा करना इन सभी को अपना गुलाम बनाया था, तूने सबको आजाद कर दिया, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। वांगलिन कहता है कि पहले तो तू अपने आप को ना एंसेस्टर कहलाना बंद कर, तू नल्ला बुढ़ऊ कहेगा, तुझे एंसेस्टर कहने में मुझे शर्म आती है। तो ये सुनकर एंसेस्टर जो था ना वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका था। वांगलिन से कहता है कि वांगलिन तू बचेगा नहीं। वो तुरंत यहाँ पर अपने एक खास तरह का वेपन बाहर निकाल चुका था जो कि एक ब्रश जैसा लग रहा होता है, और उसी की मदद से वो यहाँ पर वांगलिन के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा था। वो कहता है कि ये जो ब्रश है ना वो किसी को भी एनलाइटमेंट दे सकता है जो कि इतनी ज्यादा कमाल का है, और अब मैं यहाँ पर इसी से तेरी एनलाइटमेंट छीन लूंगा। वो तुरंत यहाँ पर अपनी ब्लड पावर को यूज करता है और अपने ब्रश के साथ मर्ज करते हुए ना किस तरह का स्पेल वो लिखने लग गया था। वो वहां पर कुछ मंत्र वगैरह लिख रहा होता है और उसकी मदद से वो किसी एंशिएंट टेक्निक को ना समन करने की कोशिश कर रहा था। वांगलिन देखकर कहता है कि ये तो कोई गोल्डन सिंबल लग रहा है जो कि बीस्ट रिस्पेक्टिंग पाथ का हो सकता है, क्योंकि इस तरह के मैंने ना स्पेल्स को पहले भी कहीं ना कहीं तो पढ़ा है, और इस स्पेल्स के अंदर ना एंशिएंट पावर मौजूद है, जिसका मतलब ये है कि अगर मैं ये ब्रश हासिल कर लूँ ना तो ये मेरे लिए काफी ज्यादा फायदेमंद हो सकता है और आगे चलकर ये मेरे बहुत ज्यादा काम आएगा। वो तुरंत एक बार फिर से अपने किलिंग बीस्ट को बाहर निकाल लेता है और उसकी मदद से वो यहाँ पर उस स्पेल वाले अटैक को ना रोकने की कोशिश कर रहा था। वो एंसेस्टर तो यहाँ पर अलग अलग स्पेल लिखता अपने ब्रश की मदद से, और उसकी मदद से वो वांगलिन के ऊपर अटैक करता, लेकिन वो किलिंग बीस्ट अपनी पावर का यूज करते हुए सारे के सारे अटैक को डिस्ट्रॉय कर चुका था। वो अपने किलिंग बीस्ट से कहता है कि बीस्ट आज तो मैं यहाँ पर ना इस एंसेस्टर को छोड़ूंगा नहीं, मेरा साथ देना और हम जाकर इससे इसका सेलेस्टियल सीड, जेड और ब्रश जो भी होगा सब कुछ हासिल कर लेंगे। वांगलिन उस किलिंग के साथ उस एंसेस्टर के पीछे पड़ चुका था और एंसेस्टर अपनी जान बचाकर भागने लग जाता है कि यार मेरे एक भी अटैक का असर ही नहीं हो रहा है इस वांगलिन के ऊपर, बेहतर होगा कि यहाँ से मैं कल्टी मार लेता हूँ वरना ये मुझे पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। वो अब तक के ना 30 सेकंड के अंदर ना 6 अलग अलग तरह के स्पेल्स लिखकर वांगलिन के ऊपर अटैक कर चुका था। तो वांगलिन कहता है कि वाह इसकी स्पीड बहुत ज्यादा कमाल की है, और इसका मतलब ये भी है कि ये ब्रश इतना ज्यादा केपेबल है कि वो जल्दी जल्दी किसी भी तरह के स्पेल्स वगैरह को लिख सकता है, और इसका मतलब ये भी हो सकता है कि इसके पास इस ब्रश जैसे और भी कई सारे वेपन होंगे जिसको मैं हासिल करूँ तो मजा ही आ जाएगा आज। वांगलिन उस एंसेस्टर को बहुत दौड़ाता है, दौड़ा दौड़ा कर वो उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा था। वो एंसेस्टर कह रहा था कि वांगलिन के पास क्या क्या है, वो किलिंग बीस्ट वो किस तरह का बीस्ट था, मैं तो कभी उस बीस्ट को आज तक देखा ही नहीं, कहां से लाया वांगलिन ने ऐसे बीस्ट को जो मेरे अटैक को तो खा ही गया, मेरी सारी की सारी एनर्जी को भी वो खा गया। वो वांगलिन के ऊपर और भी अटैक करने की कोशिश करता है लेकिन वांगलिन के ऊपर एक भी अटैक का उसके असर ही नहीं होता। एंसेस्टर कहता है कि मेरी मत मारी गई थी, मुझे लालच कुछ ज्यादा ही आ गया था वांगलिन को अपना गुलाम बनाने का, अगर ये नहीं सोचा होता ना तो आज मैं इस बड़ी मुसीबत में नहीं पड़ता। मैंने पैर पे अपने कुल्हाड़ी मार ली है, मुझे लगा वांगलिन कोई ऑर्डिनरी कल्टीवेटर होगा जिसको मैं आसानी से अपना गुलाम बना सकता हूँ, लेकिन ये शैतान का बच्चा निकलेगा, मैंने नहीं सोचा था। ये तो मेरी आज जान लेकर ही छोड़ेगा, मैं किस तरह से अपनी जान बचाऊं मुझे समझ में नहीं आ रहा। अगर इस वांगलिन को मेरा ये ब्रश चाहिए ना ठीक है मैं इसको ये ब्रश दे दूंगा, और भी कुछ ट्रेजर चाहिए होंगे मैं वो भी दे दूंगा, बस मुझे अपनी जान बचानी है। एक बार बस मैं यहाँ पे जिंदा बच जाऊँ ना तो ये सारी चीजों का बंदोबस्त मैं एक बार फिर से आगे चलकर कर सकता हूँ। मुझे ट्रेजर से नहीं, मुझे मेरी जान से मतलब है। वो एक वॉइड क्रिएट करता है और उसके अंदर अपना ब्रश डालते हुए कहता है कि तुझे ब्रश चाहिए ना, जा उस वॉइड के अंदर घुस जा और ब्रश ले ले, तब तक मैं यहाँ से कल्टी मारता हूँ। वांगलिन बेवकूफ थोड़ी सा, वो तुरंत यहाँ पर अपनी सोल को बाहर निकालता है और सोल से कहता है कि जा तू ब्रश लेकर आ, तब तक कि मैं जाकर इस ओल्ड मैन की वाट लगाता हूँ। ओल्ड मैन का ये प्लान तो फेल हो गया, वांगलिन उसके पीछे जा चुका था और सोल जा चुका था ब्रश लाने के लिए। सिस्टर कहता है कि मर गया यार, मेरे ये प्लान को तो ऐसे घटिया तरीके से फेल कर दिया इसने, मैं कैसे बचाऊंगा अपने आप को। वो जहां तक भागता, जितना भागने की कोशिश करता ना वांगलिन उसको वहां दौड़ा कर मारता, वो उसको बहुत मारता है, मार कर उसकी हालत खराब कर चुका था। सिस्टर कहता है कि बस मुझे किसी तरह से आज यहाँ पर बचा लो, अरे कोई तो आकर मुझे बचा लो इस वांगलिन से, मैं जिंदगी में कभी भी दोबारा इस वांगलिन से पंगा नहीं लूंगा। वांगलिन से माफी भी मांगता लेकिन वांगलिन उसको माफ अब नहीं करने वाला था। तो कहता है एंसेस्टर की ठीक है कोई बात नहीं, अभी मेरे पास मेरा लास्ट मूव बचा हुआ है, मैं उसी का यूज कर लेता हूँ, क्या पता काम कर जाए वांगलिन से मुकाबला करने में। वो किस तरह के अटैक को ना यहाँ पर एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहा था। वो अटैक लग रहा होता है गोल्डन लोटस जैसा, वो उस लोटस को समन करता है और उसकी मदद से कई सारे अटैक वांगलिन के ऊपर करने की कोशिश करता है। ये लोटस बहुत ज्यादा कमाल का था। वो कहने लग जाता है कि अभी तक कि मैंने हालांकि इस टेक्निक को मास्टर किया नहीं है, ये टेक्निक बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है, लेकिन इतना तो समझ चुका हूँ कि ये इस वांगलिन को हराने में काम कर जाएगी। प्लीज यार मेरी टेक्निक मुझे इस वांगलिन से बचा ले, इसको किसी भी तरह से रोक दे ताकि मैं यहाँ से भाग सकूं। देखते ही देखते वहां पर एक अजीब सा फॉर्मेशन क्रिएट हो चुका था और उसके अंदर से पावर बाहर निकल कर आने लग जाती ताकि वह यहाँ पर वांगलिन को ट्रैप कर सके। वांगलिन भी हैरान हो चुका था कि ये क्या था, एक ऐसे अटैक को उसने यहाँ पर यूज कर लिया, लेकिन वांगलिन भी यहाँ पर तुरंत अपना वो जो स्लॉटर आर्ट होता है ना उसके सील वगैरह को समन कर लेता है, जिस वजह से वो अपने आप को प्रोटेक्शन बैरियर के अंदर डाल चुका था। और इससे होता ये कि वो जो लोटस का अटैक था वांगलिन को लगने वाला, वो वांगलिन को लगता ही नहीं, और उसी अटैक का यूज करते हुए वांगलिन ने उस एंसेस्टर को ही अपने अटैक में ट्रैप कर लिया था। एंसेस्टर कहता है कि नहीं इसने यहाँ पर मुझे मेरे ही अटैक के अंदर डिस्ट्रॉय करके रख दिया। वांगलिन उससे कहता है कि बस बुढ़ाओ कितना तड़पेगा, बस हो गया तेरा, अब और तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद वांगलिन ना यहाँ पर उस एंसेस्टर को भी उस लोटस के साथ अपने पास ही रख लेता है। वांगलिन कहता है कि चलो वाह क्या कमाल का ये लोटस था, लोटस भी मिल गया और इस एंसेस्टर की सोल भी मिल गई। एंसेस्टर का तो बाद में आराम से मजे लूंगा इसके। दूसरी तरफ वो बंदा जिसको अपनी बहन की बहुत ज्यादा फिक्र थी ना, वो अपनी बहन के पास आता है क्योंकि अब एंसेस्टर वांगलिन के पास जा चुका था, तो इस वजह से उसकी बहन आजाद हो गई थी। वो अपनी बहन को देखकर ठीक ठाक बहुत ज्यादा खुश होता है, वांगलिन का शुक्रिया करता है कि मेरी बहन को आपने बचा लिया, आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। तो वांगलिन वहां से जा चुका था, वो वहां से ना अपने महल के अंदर दोबारा से लौट कर आ जाता है और अपने सामने उसी लोटस को समन करता है और उसी के अंदर से वो उस एंसेस्टर को बाहर
निकालता है। चारों तरफ से उसने उसको स्वॉर्ड के अंदर से कवर कर दिया था ताकि एंसेस्टर कोई भी घटिया हरकत ना कर सके। लेकिन एंसेस्टर पूरी तरह से यहाँ पर ट्रैप था। वो सोच रहा था कि ये इस वांगलिन ने मुझे अभी तक मारा क्यों नहीं, ये मेरे साथ क्या करना चाहता है, ये कुछ और तो नहीं करने वाला ना मेरे साथ। तब तक कि वहां पर वो सोल भी आ जाता है जो कि उस वॉइड के अंदर से ना उस ब्रश को लेकर आ चुका था। वो कहता है वांगलिन से कि मास्टर देखिए ये चाहिए था ना आपको, मैं ये लेकर आ गया। तो वांगलिन कहता है कि नॉट बैड, कमाल की बात है, तुमने ये काम कर दिखाया। वो एंसेस्टर कहता है कि देखो ये ब्रश ना तुम इसको यूज ही नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम्हें इसको यूज करना आता ही नहीं है। तुम मुझे जाने दोगे ना तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि इसको कैसे यूज कर सकते हैं। मैं तुम्हें अलग अलग स्पेल्स भी सिखाऊंगा, बस एक बार मुझे छोड़ दो और मुझे माफ कर दो। कैसे लगी मेरी ये डील, मानते हो ना इस डील को? तो वांगलिन कहता है कि उसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद यहाँ पर इस ब्रश को यूज करना जानता हूँ। वांगलिन तुरंत यहाँ पर अपनी पावर को यूज करने लग जाता है और उसके बाद वो अपने ऑरा को ना उस ब्रश के अंदर डाल रहा था। इसके बाद होगा ये कि जिस तरह से वांगलिन चलाना चाहे उस तरह से वो ब्रश काम करेगा। पहले ब्रश था उसी एंसेस्टर के कंट्रोल में, अब वो आ गया था वांगलिन के कंट्रोल में। और उसके बाद वांगलिन खुद यहाँ पर एक के बाद एक करते हुए अलग अलग स्पेल्स बनाना शुरू कर देता है। एंसेस्टर समझ चुका था कि नहीं, ये वांगलिन कोई इंसान नहीं हो सकता, इसके पास हर एक चीज की पावर है, हर एक चीज की नॉलेज है, ये हर एक चीज कर लेता है। कोई चारा ना मिलने पर वो वांगलिन के सामने भीख मांगने लगता है कि प्लीज सीनियर मुझे माफ कर दीजिए, गलती हो गई मुझसे, कभी भी आपको परेशान नहीं करूंगा, एक बार मेरी जान बख्श दीजिए। वांगलिन कहता है कि मुझे पहले अपने बारे में ना सब कुछ बता, पूरा डिटेल बता, अपना बैकग्राउंड बता, तेरा असल में आइडेंटिटी क्या है वो सब बता मुझे। तो एंसेस्टर कहता है कि मेरा असल में जो नाम है ना वो हुआंग यू है। मैं गलती से ना कुछ टाइम पहले एक गुफा के अंदर चला गया था और गुफा के अंदर जाने के बाद मुझे इतने सारे सेलेस्टियल ट्रेजर वगैरह मिल गए थे, जो कि ये ब्रश है, कुछ स्पेल्स वगैरह थे, सेलेस्टियल सीड वगैरह थे। तो तभी से मेरे दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आया, मैं लोगों को कहने लग गया कि मैं सेलेस्टियल रैम से आया हुआ बंदा हूं, जबकि मैं तो यही का एक मामूली से सेट का डिसाइपल हुआ करता था। जब से मुझे ट्रेजर मिला ना तब से मैंने अपनी नई आइडेंटिटी बना ली सेलेस्टियल एंसेस्टर की। मैंने सब कुछ बता दिया अपने बारे में। तो यहाँ पर एंसेस्टर कहता है ना कि मुझे उस गुफा के अंदर से सेलेस्टियल ब्रश और सेलेस्टियल सीड के अलावा ये लोटस भी मिला था और एक छोटा सा टोकन भी जैसा कुछ चीज था। मुझे अच्छे से तो पता नहीं वो टोकन क्या था, लेकिन वो था वहां पर। और हैरानी की बात ये थी कि वहां पर एक और बैग रखा हुआ था। जब तक कि मैं उस बैग को खोल पाता उससे पहले कोई बंदा आसमान से कूद कर आया और उसने वो बैग छीन लिया। मुझे नहीं पता कि वो बंदा था कौन, लेकिन जो भी था बड़ा मिस्टीरियस था, मैं उसकी शक्ल तक नहीं देख पाया। तो वांगलिन तुरंत ना वो जो टोकन होता है उसको बाहर निकालता है और जैसे उसने टोकन को बाहर निकाला था ना, अंदर से कुछ एक स्वॉर्ड जैसी चीज बाहर निकल कर आती है और वहां पर कुछ लिखा हुआ भी था जिसमें ये लिखा हुआ था कि मेरी बेटी तुम्हें कांग्रेचुलेशन है जो तुम इतना ज्यादा प्रोग्रेस हासिल कर रही हो। मैंने इस बैग के अंदर ना स्वॉर्ड को एक रखा हुआ है जो कि एक सेलेस्टियल स्वॉर्ड है और उसके अंदर मैंने एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्पिरिट को भी समन करके डाला हुआ है। मैंने ना इस सील को जो कि टोकन है उसको बहुत कमाल के तरीके से बनाया हुआ है। अगर तुम इस स्वॉर्ड को यूज करना चाहती हो ना अच्छे से, तो पहले अपना ब्लड एसेंस थोड़ा सा उसमें डालना। अगर वो टोकन तुम्हारे ब्लड एसेंस को पहचान लेता है तो उसके बाद तुम इस स्वॉर्ड को यूज कर पाओगी। माने ये टोकन पे ये ब्लड एसेंस वाला नाटक इसलिए लगा है ताकि कोई इसका गलत इस्तेमाल ना कर सके। जिसका ब्लड एसेंस कमाल का होगा वही इस स्वॉर्ड को यूज कर पाएगा, जैसे कि तुम हो। यानी कि ये बैग वगैरह और सामान वगैरह ना कोई एल्डर होगा सेलेस्टियल रैम का, उसने अपनी बेटी के लिए छोड़ा होगा, लेकिन वो एंसेस्टर को वो जाकर मिल गया। यहाँ पर उस लड़की का नाम भी होता है जिसका नाम किंग शुआंग था। तो वांगलिन ये देखकर हैरान रह जाता है, उसको समझ में आ चुका था कि जो किंग शुआंग है ना, हो सकता है कि वो सेलेस्टियल रैम की कोई ज्यादा पावरफुल लॉर्ड या कोई कल्टीवेटर रहा करती होगी। और इस टोकन के अंदर ना उसके लिए एक सेलेस्टियल स्वॉर्ड भी है, लेकिन वो सेलेस्टियल स्वॉर्ड बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है जिसको शायद मैं अपने ब्लड एसेंस का यूज करते हुए नहीं यूज कर सकता, क्योंकि इसे तुम्हारे ब्लड एसेंस से ही यूज होने वाली है। वांगलिन को लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि जाओ ये जो एल्डर है वो जिस लड़की से प्यार करते थे, कहीं वो तो किंग शुआंग नहीं है और उसका बाप होगा जो कि बहुत ज्यादा एम्पायर वगैरह होगा, स्ट्रॉन्ग वाला, और उसने ट्रेजर छोड़ा होगा अपनी बेटी के लिए। अब जब उस लड़की का नाम किंग शुआंग हो सकता है तो किंगलिंग जो कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर है यहाँ का, कहीं ऐसा तो नहीं कि किंगलिंग की ही बेटी से एल्डर जाओये ने प्यार करना शुरू कर दिया हो। अब मैं सिर्फ यहाँ पर तुक्का लगा रहा हूँ, लेकिन हो सकता है कि ऐसी भी सच्चाई हो सकती है। और इस चीज को कंफर्म करने का एक ही तरीका था वांगलिन के पास। वांगलिन तुरंत जाता है उसी लड़की के पास जो कि टावर के अंदर रहती है, जो टावर वांगलिन को जाओये ने दिया था। अब उसका ब्लड एसेंस काम कर गया ना उस स्वॉर्ड के ऊपर, मतलब कि ये जो स्वॉर्ड सेलेस्टियल वाली थी वो इसी के लिए रखी हुई थी। तो वांगलिन उसका थोड़ा सा ब्लड एसेंस बाहर निकालता है और उस टोकन के ऊपर रख देता है। अब इससे होता ही है कि जैसे वो ब्लड एसेंस गया था टोकन के ऊपर, वांगलिन को और भी कई सारी डिटेल पता चलती है। डिटेल में पहला ये उस ब्रश के बारे में लिखा हुआ था कि जो ब्रश है ना उसके अंदर एक्सट्रीमली प्योर यिन एसेंस को रखा गया है। वो इतना ज्यादा कमाल का यिन एसेंस है ना उस ब्रश के अंदर जिसका हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता। और उसके जो बाप है ना जिसने ये ट्रेजर बनाया है, उसने 12 स्टार को अलग अलग स्पेल्स के अंदर कन्वर्ट किया और उसके बाद उसने उसको ब्रश के अंदर डाला है। मतलब ब्रश एक बार के अंदर 12 तरह के अलग अलग स्पेल्स को यूज कर सकता है जो कि 12 स्टार की पावर से बने हैं। अगर कोई इन 12 स्पेल्स को बनाना सीख जाए ना तो वो इतना ज्यादा कमाल के अटैक को रेडी कर सकता है जिसका हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता। और अब यहाँ पर दूसरी चीज के बारे में ये लिखा हुआ था कि उसके बैग के अंदर ना एक सेलेस्टियल
नेट भी है। सेलेस्टियल नेट मतलब कि वही फ्लावर जो कि जिसकी मदद से वो एंसेस्टर वांगलिन को ट्रैप करने की कोशिश कर रहा था। ये भी था ना सेलेस्टियल रैम का एक बहुत ही कमाल का फ्लावर, लेकिन जब वहां पर बर्बादी आई थी तो सेलेस्टियल रैम से ये मॉडल रैम के ऊपर गिर गया था और उसके बाद मॉडल रैम के अंदर ही रह गया। इसकी मदद से किसी भी बंदे को ट्रैप किया जा सकता है, चाहे वो कितना भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो। और उसके बाद वो आखिरी चीज तो वही थी सेलेस्टियल स्वॉर्ड। इस स्वॉर्ड की मदद से जितने भी लोगों की जान ली जाएगी ना, उतना ही ज्यादा ये स्वॉर्ड स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। साथ ही टोकन के अंदर ना एक स्पेल भी लिखा होता है जो कि एक सेलेस्टियल स्पेल था। जिस बंदे ने यहाँ पर इस टोकन को रखा था ना, वो कहता है कि जानता हूँ ये जो स्पेल है ना वो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई बहुत ही ज्यादा डिवाइन रैम का टेक्निक होगा, उसका एक छोटा सा टुकड़ा होगा ये स्पेल जो कि मैंने इस टोकन के अंदर डाला है। मैं इसलिए ये रख रहा हूँ ताकि तुम इस थोड़े से स्पेल की मदद से ना वो जो पूरी डिवाइन टेक्निक होगी उसको समझ सको। उस डिवाइन टेक्निक को समझने में ये टोकन ना तुम्हारी हेल्प करेगा। वहां पर उन गार्ड्स के बारे में भी लिखा हुआ था जिन गार्ड्स को वो एंसेस्टर यूज कर रहा था। मतलब कि सारे के सारे ट्रेजर को ना जो उस बंदे ने अपनी बेटी के लिए रखा था, एंसेस्टर ने सब ट्रेजर को यूज कर लिए। उनमें गार्ड्स की कल्टीवेशन पावर के बारे में भी लिखा होता है कि ये जितने भी गार्ड्स वगैरह है ना वो लोग असेंडेंट रैंक तक के पावर को होल्ड करते हैं। वागनर कहता है कि वो गार्ड्स को तो छोड़ो, लेकिन ये जो सेलेस्टियल स्पेल की बात कर रहा था ना ये बंदा जिसने ये टोकन बनाया है वो बहुत ज्यादा मिस्टीरियस लग रहा है। अगर ये सेलेस्टियल स्पेल को मैं पूरी तरह से सीख जाऊं तो हो सकता है कि आगे के बैटल वगैरह में ये मेरे काम कर जाए। वैसे भी फायर डीमन कंट्री के साथ तो हमारा बैटल हो ही रहा है, उसमें ये बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। तो मुझे इस सेलेस्टियल स्पेल को ना पूरी तरह से सीखना चाहिए। मतलब ये तो साफ हो ही गया था कि वो जो लड़की है जिसको जावी प्यार करता था ना, उसके बाप ने ही सारे ट्रेजर उसके लिए रखे थे, लेकिन वो मिल गया एंसेस्टर को। लेकिन उसका बाप सच में किंग लियान था वो तो अभी कंफर्म नहीं था। वांगलिन कहता है कि ये जो फायर डीमन कंट्री है ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, नॉर्मल स्पेल्स वगैरह वहां पर कुछ काम ही नहीं करेंगे, तो इसलिए मुझे जितने भी अभी यहाँ पर एंसेस्टर से ट्रेजर मिले हैं ना ये सब कमाल के हैं। मैं इनको अच्छे से सीख जाऊंगा, इनको और ज्यादा एडवांस कर लूंगा और उसके बाद जाऊंगा फायर डीमन कंट्री के ऊपर अटैक करने के लिए। तो चांस हो सकता है कि हम यहाँ पर फायर डीमन कंट्री को हरा देंगे। वैसे भी जब मैं किसी भारी मुसीबत में पड़ूंगा तो मेरे पास ये आर्मर तो है ही जो मुझे डेवल वाला लुक देता है और उसकी पावर देता है, और मैंने यहाँ पर उस लेंथियन के डिसाइपल वगैरह के भी सोल पावर को यूज करके रखा हुआ है, तो ये मेरी जान बचाने में काफी ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। ये सब तो हो जाएगा, लेकिन मुझे वो जो फायर डीमन कंट्री के डीमन स्पिरिट को लाना है ना उसको लाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, उसके लिए कुछ और बंदोबस्त करना पड़ेगा। वागनर अपने सारे के सारे अटैक्स वगैरह को देख रहा था और कहने लग जाता है कि कौन से अटैक को मैं किस टाइम पे यूज करूंगा तो वो ज्यादा काम करेंगे। वो अपने अटैकिंग वाले अटैक को और डिफेंस वाले अटैक को अलग अलग छांट रहा था। मतलब यहाँ पर वागनर अब जाने वाला है फायर डीमन कंट्री के साथ बैटल लड़ने के लिए, तो उसकी वो थोड़ी सी एक प्लानिंग कर रहा होता है और एक स्ट्रेटेजी क्रिएट कर रहा था कि किस तरह से उसको अटैक को यूज करना है। वागनर सबसे पहले उस स्पेल को ना सीखने की कोशिश करता है जो कि उस टोकन के अंदर लिखा हुआ था, और उसको सीखने के लिए वो अपने स्पेशल वर्ल्ड के अंदर पहुंच चुका था। वागनर कहता है कि सबसे ज्यादा कमाल का ना मुझे यही स्पेल लग रहा है, पहले मुझे इसको ही सीखना चाहिए जो मेरे बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। तो वागनर उन स्पेल्स को ना सीखना शुरू कर देता है। जैसे जैसे वो उसको सीख रहा था उसके अंदर काफी ज्यादा पावर फ्लोट करने लग जाती है, और वागनर यहाँ पर रुकता ही नहीं, काफी दिन तक वो वहां पर बैठ कर ना अपना कल्टीवेशन करता रह गया था, और वो कल्टीवेशन करता ही जाता है। जब तक कि वो यहाँ पर कल्टीवेशन करता है तब तक कि हम देख पाते हैं कि स्काई डीमन कंट्री और फायर डीमन कंट्री दोनों का बैटल शुरू हो चुका था। दोनों एकदम तैयार थे एक दूसरे को खत्म करने के लिए। ये बैटल बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला था। फायर डीमन कंट्री वाले पूरे लोग आ चुके थे बैटल की तैयारी करने के लिए, और यहाँ पर आने के बाद वो कहने लग जाते हैं कि हमारी तो दुश्मनी स्काई डीमन कंट्री के साथ ना बहुत पुरानी है, बहुत टाइम से हम दोनों की दुश्मनी चलती है। आज यहाँ पर फाइनली मौका मिल गया है एक दूसरे से लड़ने का। आज हम यहाँ पर स्काई डीमन कंट्री के ऊपर ना पूरी तरह से कब्जा बना लेंगे, उसको नहीं छोड़ा जाएगा। और एक बार अगर कंट्रोल में हमारी ये स्काई डीमन कंट्री आ गई ना तो उसके बाद वहाँ का जो डीमन एम्परर है उसको हम अपना गुलाम बना लेंगे। बहुत तो चलता है ना वो, उसके भी अब दिन भरने वाले हैं, वो भी अब बचेगा नहीं। वहाँ पर एक लड़की भी थी जो कि उसी फायर डीमन कंट्री की होती है, काफी ज्यादा सुंदर और बहुत ही डेंजरस लग रही थी वो। तो अब ये लोग जो थे ना फायर डीमन कंट्री वाले वो तुरंत चले जाते हैं उसी सोल डिफाइनिंग ट्राइब के पास, क्योंकि रास्ते में पहले यही पड़ रहा था अगर उनको जाना है स्काई डीमन कंट्री के अंदर तो सबसे पहले ये लोग सोल डिफाइनिंग ट्राइब के पास आकर ही उनके ऊपर अटैक करने लग गए थे। पर वहाँ पर वागनर का लगाया हुआ फॉर्मेशन था तो वो उसको तोड़ नहीं पाते। वो कहते कि वाह ये फॉर्मेशन तो बड़ा कमाल का लगा हुआ है, इन ऐसी अचकानी बचकानी ट्राइब के पास इतना कमाल का फॉर्मेशन आया कैसे, इसको तोड़ने में मजा आएगा। तो यहाँ पर वो लोग और ज्यादा अपनी पावर को यूज करना शुरू कर देते हैं और सोल डिफाइनिंग ट्राइब के ऊपर वागनर का लगाया हुआ फॉर्मेशन तोड़ने की कोशिश में लगे हुए थे। उनको नहीं पता कि ये वहाँ पर ना वागनर पहले से ही मौजूद है और अपनी कल्टीवेशन कर रहा है गुफा के अंदर। और यहीं पर पूरी की पूरी स्काई डीमन कंट्री को रोकने के लिए फायर डीमन कंट्री वाले पहुंच चुके थे। वो लोग अपनी पावर का यूज करते हुए जितना भी फॉर्मेशन होता है ना उसको डिस्ट्रॉय करने लगते हैं, लेकिन वो डिस्ट्रॉय होता ही नहीं। तो उन लोगों ने अपनी ड्रैगन स्पिरिट को समन कर लिया था जो कि बहुत ज्यादा मिस्टीरियस और काफी कमाल की लग रही होती है, और वो यहाँ पर आते साथ ही उस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए तैयार थी। वो ड्रैगन जाता है उस फॉर्मेशन को तोड़ने के लिए, लेकिन कितना भी वो कोशिश क्यों ना कर ले वो ड्रैगन उस फॉर्मेशन को नहीं तोड़ पा रहा था। तभी वागनर की आवाज आती है, वागनर एक आवाज लगाते हुए कहता है कि स्टॉप। और जैसे वागनर ने स्टॉप कहा ना वो ड्रैगन बिल्कुल ही वहां पर स्टॉप हो गया था, मानो कि उसको यहाँ पर अब कुछ होश ही ना हो, एकदम से वो शांत हो जाता है। वक्त ही थम सा गया था पूरा का पूरा। फायर डीमन कंट्री वाले जो लोग थे ना सब कुछ एकदम थम से जाते, कोई हिल ही नहीं पा रहा था बस वागनर के एक शब्द कहने की वजह से। और उसके बाद वागनर ने कमाल की एंट्री मारते हुए वहां पर आता है और अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है ताकि वो जो ड्रैगन उसके ऊपर अटैक करने आता ना उसको डिस्ट्रॉय कर सके। वो ड्रैगन को तो मारता ही है और
और जिसका वो ड्रैगन था उस बंदे की भी जान ले चुका था 1 सेकंड के अंदर। ऐसा ब्रूटल मौत मारा था ना, बाप रे, उसका गला कट जाता है और बिल्कुल धड़ से अलग हो गया था। लोग देख के डर जाए, ऐसी मौत दी थी उसने, वांग लिन ने उस बंदे को। वांग लिन का अटैक जहां से होकर आगे गुजर रहा था ना, जितने भी बंदे उसके रास्ते में आते सबकी वाट लग चुकी थी। वो लोग भी बीच में से कटते हुए जा रहे थे। फायर डीमन कंट्री के जितने भी बंदे आते हैं, आधे से ज्यादा को वांग लिन ने एक अटैक के अंदर ही काट कर रख दिया था। कि आखिर उनकी हिम्मत कैसी हुई, जो उसकी सोल रिफाइनिंग ट्रैप के ऊपर आए थे ये लोग हमला करने के लिए। उनको सोचने समझने का टाइम भी नहीं मिला था कि वो सब यहाँ पर कट करना अलग हो चुके थे। और ये जो टेक्निक वांग लिन ने यूज की थी ना, वो उसी स्पेल की थी जो कि उसको टोकन के अंदर से मिला था। वांग लिन कहता है कि वाह क्या कमाल का ये स्पेल था, मैं इस स्पेल को ना अभी 3 सेकंड तक के मैं रोक पा रहा हूँ, यानी कि थोड़ा सा और प्रैक्टिस करूंगा तो उसको 10 सेकंड 15 सेकंड तक भी यूज कर पाऊंगा। और तब तक कि अगर मैंने यूज किया तो पूरे एक सिटी को एक बार के अंदर ये डिस्ट्रॉय कर देगा। 3 सेकंड में तो इसने लाखों लोगों की 1 सेकंड के अंदर जान ले ली। वांग लिन कहता है कि मन तो कर रहा है कि अभी इस टेक्निक को ना और ज्यादा अच्छे से एडवांस करूं, लेकिन टाइम नहीं है। जब फायर डीमन कंट्री के लोग यहाँ तक पहुंच चुके हैं ना, तो वो लोग बैटल करने किसी भी टाइम पहुंचते होंगे, इसलिए अब लगता है कि एक्शन का टाइम आ चुका है, प्रैक्टिस बाद में भी कर लूंगा। वांग लिन अब खुद चला जाता है इस बैटल में तैयार होने के लिए, क्योंकि अब उसके पास जिम्मेदारी है कि उसको अपने इस स्काई डीमन कंट्री को भी प्रोटेक्ट करना है ना, क्योंकि अब स्काई डीमन कंट्री की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। फायर डीमन कंट्री वालों ने काफी जगह पर स्काई डीमन कंट्री को डिस्ट्रॉय करके रख दिया था। वो बुरी हालत से गुजर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी वो हार मानने वाले नहीं थे। किसी भी हालत में उनको अपने इस कंट्री को बचाना था। एक तरफ तैयार होती है स्काई डीमन कंट्री, तो उनके ऊपर हमला करने के लिए फायर डीमन कंट्री भी तैयार थी। डीमन एम्पायर भी अपनी आर्मी को लेकर खड़ा हुआ था ताकि सबकी वाट लगाई जा सके। सारे के सारे स्काई डीमन कंट्री वाले अपनी पावर का यूज करते हुए उस फायर डीमन कंट्री वालों के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी उतना कुछ खास असर होता नहीं। स्काई डीमन कंट्री का प्रोटेक्शन बैरियर तोड़कर वो फायर कंट्री वाले लोग ना अंदर घुसते आ रहे थे और उन्होंने बहुत ज्यादा तबाही मचा कर रखी होती है। वो लोग कहने लग जाते कि हमने इतने टाइम से अपने इस बैरियर को बचा कर रखा था, लेकिन फायर डीमन कंट्री वालों ने तो उसको ऐसे ही तोड़ दिया। डीमन एम्पायर भी देखकर घबरा चुका था कि ये तो फायर डीमन कंट्री वाले पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, अब हम इनको कैसे रोकेंगे। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो काफी ज्यादा टेंशन में जा चुका था। लेकिन जैसे ही वो सभी लोग आसमान की तरफ देखते हैं ना, वहाँ का मौसम ही बदल जाता है और एक धमाकेदार एंट्री मारते हुए वहाँ पर वांग लिन पहुंच चुका था। उसका ऑरा, उसकी एंट्री इतनी लाजवाब थी ना, देखने लायक होती है। वांग लिन आते साथ ही कहता है कि स्लॉटर आर्ट तैयार हो जाओ। वो स्लॉटर आर्ट को यूज करता है और अपना स्लॉटर ऑरा वो एक्टिवेट कर चुका था, ताकि वो जो फायर डीमन कंट्री वाले हैं ना, उनको वो जान से मार सके। वो तुरंत अपने स्लॉटर आर्ट की पावर को यूज करते हुए फायर डीमन कंट्री के ऊपर उसको बढ़ा देता है। ये लोग अब बचने वाले नहीं थे, उनको दौड़ा दौड़ा कर मारेगा वांग लिन। डीमन एम्पायर देखकर खुशी से एकदम ज्यादा हैरान रह चुका था कि भाई साहब वांग लिन को देखो तो, ये तो पूरी तैयारी के साथ आया है इस बैटल के अंदर, अब तो हमें हरा कोई नहीं सकता। वांग लिन है ना, तो हम ये बैटल जरूर जीतेंगे। वांग लिन अब बैटल के लिए तैयार हो चुका था। जिस दिन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।